नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे की क्लास में हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर में डेटा भंडारित कैसे होता है और अलग अलग तरह के जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, हम कितना डेटा एक बार में भंडारित कर सकते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस जो है वो कितना डेटा भंडारित करके रख सकती है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या हम कंप्यूटर एक बार शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद भी क्या हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी तरह की प्रोसेसिंग यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म करा सकते हैं। इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं जिनके माध्यम से हम कई तरह के कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई फाइल यानी कि जैसे हम डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो है वो तैयार करते हैं कागज़ पर, बजाय कागज़ पर तैयार करने के लिए हम उसको कंप्यूटर में तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर में कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छे से उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल सकते हैं। उसमें एडिटिंग, तरह तरह की फॉर्मेटिंग कि किस तरह से लिखना है, किस साइज में लिखना है, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। कंप्यूटर की मदद से जब आप हाथ पे लिखते हैं, मान लीजिए आप कागज़ पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें काट झांट की गुंजाइश नहीं होती। अगर कुछ गलत हो गया तो आपको उसको क्रॉस करना पड़ेगा या आपको दूसरा पेपर लेकर लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन कंप्यूटर पर हम उसको करते हैं तो फिर हम जो लिखी हुई है कोई चीज़ गलती उसमें अगर हमें लगती है तो हम उसको मिटा सकते हैं, या अगर एक ही चीज़ हमने लिखी है ऊपर और उसको हमें नीचे भी लिखना है तो दोबारा लिखने की बजाय हम कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, हम विभिन्न प्रकार की ड्राइंग्स, हमारे जैसे कि जो बही खाते होते हैं आपकी, तो इसमें आप स्प्रेडशीट्स तैयार करते हैं। आपको एक बड़ी दीर्घ ऑडियंस के सामने आपको मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन देना है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ इसमें तैयार करी है, दस्तावेज तैयार करा है और अगर बिजली चली जाए तो क्या वो दस्तावेज आपको मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो फाइल मिलेगी? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में ऐसी एक मेमोरी हो जो कि जब इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए या पावर शटडाउन हम कर दें तो क्या हो, उसके बाद भी ये जो फाइल आपने तैयार करी ये आप उसको एक्सेस कर पाएं। तो बिल्कुल हम कंप्यूटर में कंप्यूटर को शट डाउन कर दें, बंद कर दें या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, उसके बाद भी हमें वो फाइल जो है, जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार करा, वो हमें मिलेगा। किस वजह से मिलेगा? क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की एक मेमोरी है, स्टोरेज इसके पास है। आप अपना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। डेटा का संचय कंप्यूटर के द्वारा संभव है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की मेमोरीज होती हैं। अपनी जो ज़रूरत है उसके अनुसार आपको बड़ा डेटा स्टोर करना है, आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है या केवल अभी अभी के लिए आपको ये डेटा रखना है, तो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की मेमोरी है। तो हमें अलग अलग प्रकार की जो मेमोरी है उनको समझना होगा, राइट, ताकि हम कंप्यूटर से जब काम करें तो हम कहाँ अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो संचय, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हमें जानना है। कंप्यूटर स्टोरेज का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर स्टोरेज उस डेटा को सूचित करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में प्रोसेसर द्वारा उपयोग करने के लिए एकत्रित किया गया है। हमें क्या करवाना है? हमें प्रोसेसर से कुछ कैलकुलेशंस करवानी है, कुछ
कार्य करवाने हैं अपने डाटा पर, तो उस डाटा को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, संचय करना पड़ेगा उस डेटा का, उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर स्टोरेज उस डेटा को अपने पास रखेगा जिस पर प्रोसेसर द्वारा क्या होना है, प्रोसेसिंग होनी है, राइट। अब जैसा कि आपको पता है हमारा कंप्यूटर जो है वो किस सिस्टम पे काम करता है, वो काम करता है बाइनरी सिस्टम पर। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम को समझते हैं। बाइनरी सिस्टम अर्थात 0 और 0, यानी कि जो भी कुछ है, डेटा, इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर केवल जो भाषा समझता है वो 0 और 1 की भाषा समझता है, और इसी को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। यानी आपका हर एक डेटा, आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर को हम जो भी कुछ दे रहे हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। कंप्यूटर हमारी इंग्लिश या हिंदी या कोई और भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मशीन की जो लैंग्वेज है वो अलग है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की भाषा है और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। लेकिन हम लोग 0 और 1 में, मान लीजिए हमें कोई नंबर स्टोर कराना है 16, तो उसको हम नहीं लिख सकते 0 और 1 के रूप में। अगर हमें, चलिए हमने सीख भी लिया, लेकिन इस तरह से अगर हम 0 और 1 में ही काम करेंगे कंप्यूटर में, तो मान लीजिए कोई फाइल बना रहे हैं, तो फाइल पर फोकस, उसका जो कंटेंट है उस पर फोकस करने की बजाय हमें क्या फोकस करना पड़ेगा कि कैसे उसको 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से लिखना है। तो वो यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है। जो कंप्यूटर को जानता है, जो कंप्यूटर से जिसको कार्य करना है, जिसको कंप्यूटर में अंदर जो फंक्शनैलिटी है उसको कंट्रोल करना है, केवल उसका ही काम होना चाहिए इस बाइनरी लैंग्वेज को समझने का, मशीन की जो भाषा है उसको समझने का। जो आम उपयोग करता है वो जिस तरह से हम इंग्लिश में या हिंदी में या जो अपनी भाषा है हमारी, उसमें हम कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं और अपने आप ये काम जो है वो ट्रांसलेट होता है। जो डेटा आपका है वो अपने आप 0 और 1 में स्टोर होता है। जैसे आपने कोई नंबर दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दी कि ऐड करना है, या सब कुछ जो कंप्यूटर स्टोर करेगा वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होगा, और इसी को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1, राइट। तो कंप्यूटर में आप जो भी डेटा स्टोर करवाएंगे वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। अब यहां पर जैसे आपने कहा कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर जो भी कुछ स्टोर करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, बाइनरी सिस्टम में, राइट। 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। हर एक स्टोरेज डिवाइस की क्या होती है, एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी देखिए बच्चों, जैसे कि आप एक बर्तन में पानी डालते हैं, आप उस पानी को नाप सकते हैं। आप बाजार से कोई सामान ले रहे हैं, आप उसको नाप सकते हैं कि एक थैले की क्या कैपेसिटी है, उसमें कितने केजी सामान आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करता है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि भाई कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो कंप्यूटर डेटा कहाँ स्टोर करता है, स्टोरेज डिवाइसेस में। अलग अलग प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनकी अपनी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का क्या अर्थ होता है, भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता। तो हर एक स्टोरेज डिवाइस की कुछ भंडारण क्षमता होती है जिसको बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स इनमें हम मेजर करते हैं।
तो ये जो हमने कहा 0, 1 ये कहलाती हैं बिट्स। इनको क्या बोलते हैं? बिट्स। ये एक बिट, राइट, ये एक 0 क्या दिखाता है? एक बिट। इसी तरह से 8 बिट मिलकर एक बाइट फॉर्म करती है। चलिए इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो अभी हम बात करते हैं भंडारण क्षमता की। अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस की अलग अलग भंडारण क्षमता होती है, जिसको हम बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगा, टेराबाइट्स इन सब में मेजर करते हैं। तो जैसे हमने कहा 0 या 1, ये क्या हो गई? एक बिट। एट बिट्स इक्वल्स टू होता है 1 बाइट, राइट। 1 बाइट के बाद आता है किलोबाइट। बिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से और बाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। इसी तरह से यहां पर हमने लिखा KB। KB का अर्थ है किलोबाइट, राइट। 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB, यानी कि MB का अर्थ है मेगाबाइट। वन 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। राइट। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए वो है B, यानी कि बिट, राइट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए वो है बिट। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। इसी प्रकार से 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 GB। 1024 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, 1 TB, टेराबाइट। तो अब आपको इन सब की शॉर्ट फॉर्म्स पता चल गई। अगर हमने 8B लिखा है, स्मॉल b अर्थात बिट, कैपिटल B लिखा है यानी कि बाइट, और 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है। इस तरह से जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं, उनकी कैपेसिटी की, इनकी भंडारण क्षमता क्या है, वो मेजर करने के लिए हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह की स्टोरेज डिवाइसेस जब आप पढ़ें कि भाई ये प्राइमरी मेमोरी, ये हार्ड डिस्क, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें हम क्या कुछ मेगाबाइट स्टोर कर सकते हैं, या कुछ गीगाबाइट स्टोर कर सकते हैं, या कुछ किलोबाइट्स ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पिछली कक्षा में रजिस्टर्स के बारे में जाना, कैशे के बारे में जाना। ये जो रजिस्टर्स और कैशे होते हैं ये कुछ किलोबाइट्स ही होते हैं। प्राइमरी मेमोरी पहले कुछ मेगाबाइट्स होती थी, लेकिन आजकल 1 गीगाबाइट्स या उससे अधिक भी हो रही है। इसी तरह से जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क हैं,
या जैसे पहले फ्लॉपी डिस्क चला करती थी, उनकी कैपेसिटी कुछ मेगाबाइट्स होती थी। आजकल उनका यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आजकल सीडीज़, डीवीडीज़ इनको भी यूज़ किया जाता है, जिनकी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है अलग अलग हिसाब से, अलग अलग कैपेसिटी की डिवाइस, सीडीज़, डीवीडीज़ अवेलेबल हैं। इसी तरह से आजकल पेन ड्राइव्स काम में ली जाती हैं जो कई गीगाबाइट्स की हो सकती हैं, डिपेंडिंग आपको किस साइज़ का चाहिए, अलग अलग साइज़ की स्टोरेज डिवाइसेस इस तरह से अवेलेबल है, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ आती है कि भंडारण क्षमता क्या है। तो भंडारण क्षमता के बेसिस पर आप अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम जो स्टोरेज डिवाइस है वो काम में ले सकते हैं। कि अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है या हमें डेटा स्थायी रूप से चाहिए या अस्थायी रूप से चाहिए, उसके अनुसार हम स्टोरेज डिवाइस काम में लेते हैं, डेटा को उस तरह से भंडारित करते हैं, राइट। तो ये भंडारण क्षमता है जिसमें हम अपनी जो स्टोरेज डिवाइस है उसको मापेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस की। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी डिस्कस किया था, दो तरह की हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में हम रखते हैं इंटरनल जो मेमोरी है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, राइट, जिसमें हम रखते हैं रैम एंड रोम। चलिए इसको यहां पर हम समझ। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में इसको हम कंप्यूटर की इंटरनल आंतरिक मेमोरी भी हम बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं, राइट। और इसमें हम रखते हैं रैम, रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज में हम रखते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तीन हमने यहाँ पर लिखी हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि आजकल नई जैसे कि आजकल जो प्रचलन में है, जो ज़्यादा यूज़ में है, वो पेन ड्राइव्स हैं, जिनकी क्षमता जो है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कई गीगाबाइट्स होती हैं और उनको आप अपने कंप्यूटर में लगा के उसमें कुछ डेटा रख सकते हैं। उसको जो डेटा स्थानांतरण आपको करना है, डेटा का ट्रांसफ़र करना है आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उन जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं स्टोरेज की, उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में आपने पेन ड्राइव लगाई, उसमें डेटा आपने रखा, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में आप उस पेन ड्राइव को ले गए और वहां आपने उस डेटा को कॉपी कर दिया। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी इन डिवाइसेस को काम में लिया जाता है, राइट। तो अब हम एक एक स्टोरेज डिवाइस जो है उसको समझते हैं। रैम क्या है, रोम क्या है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम दोनों प्राइमरी स्टोरेज में आते हैं। रैंडम एक्सेस
मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम किसी फाइल पर कार्य कर रहे हैं, प्रोसेसर उसको हम उसको रीड कर पा रहे हैं, उसमें एडिटिंग कर पा रहे हैं, प्रोसेसर के पास वो फाइल है और वो उसमें कोई भी एडिटिंग हम कर रहे हैं या कुछ कैलकुलेशन करा रहे हैं तो वो उसमें संभव हो पा रहा है। तो इस तरह की जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी में होगी और वहाँ से प्रोसेसर इसको एक्सेस कर सकता है, राइट? तो अलग अलग तरह की मेमोरी है। अभी फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम डिफरेंस जानेंगे कि अलग अलग तरह की जो मेमोरीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस को हमें समझना है, जानना है और देखना है कि ये स्थायी मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी है, अर्थात डेटा इसमें पूर्ण रूप से स्थायी भंडारित होता है, अर्थात कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई बंद कर दिया इस कंप्यूटर का, कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो क्या ये डेटा रहेगा कंप्यूटर में या नहीं रहेगा, वहां से हट जाएगा मेमोरी से। तो कुछ मेमोरी तो वॉलेटाइल होती हैं, कुछ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, जिनमें नॉन वॉलेटाइल जिसमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है। तो हम अभी इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। इंटरनल स्टोरेज यानी कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो वो कौन सी हैं? रैम, रोम, ये प्राइमरी मेमोरी में आती है। प्राइमरी मेमोरी में आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, राइट? तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ये किस तरह की मेमोरीज है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी है रीड ओनली टाइप की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप डेटा रीड भी करवा सकते हो और राइट भी करवा सकते हो, यानी डेटा पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। जबकि रीड ओनली में केवल डेटा क्या होता है? रीड होता है, केवल रीड, नॉट राइट।
राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये किस प्रकार की है? ये अस्थाई टाइप की मेमोरी है। अस्थाई मतलब वॉलेटाइल, या हम बोले कि इसमें डेटा स्टोरेज जो है वो कैसा है? टेम्पररी। टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। और ये जो मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल डेटा रीड हो सकता है, लिखा नहीं जा सकता। हम कुछ डेटा लिख नहीं सकते, केवल कंप्यूटर को जो डेटा पढ़ना होता है वो रैम में होता है। तो ये जो मेमोरी है ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल यानी कि डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है, स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट डेटा स्टोरेज है। कैसी स्टोरेज डिवाइस है? परमानेंट, या हम बोल सकते हैं नॉन वॉलेटाइल। एक बार जो डेटा आपने स्टोर कर दिया वो अपने आप डिलीट जो है नहीं होगा। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है ये। जब हम यहाँ पर कंप्यूटर में काम करेंगे तो जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन पर हम काम करेंगे वो सब रैम में रहेगी, और प्रोसेसर रैम से जो डेटा है लेता रहेगा। आप कुछ लिख रहे हैं, रैम में जा रहा है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप रैम से, आप फाइल देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आप, वो रैम में होगी। और मान लीजिए आपको कुछ प्रोसेसिंग करानी है तो प्रोसेसर जो है वो रैम से जो डेटा फैच, इसको बोलते हैं फैच एंड लोडिंग। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में दो चीजें चलती रहती हैं, फैचिंग, लोडिंग। वो क्या करेगा? उसमें से कुछ डेटा लेगा या उसमें कुछ डेटा लिखवाएगा। मान लीजिए आपने जो इंस्ट्रक्शन है वो दे रखी है कुछ कैलकुलेशन की, तो प्रोसेसर करेगा वो सारे कार्य और वापस से आपकी मेमोरी में उसको लिख देगा, और आप उसको पढ़ सकते हैं। डेटा मतलब प्रोसेसर जो है वो डेटा पढ़ भी पा रहा है और लिख भी पा रहा है। तो ये चीज क्या हो रही है? रीड एंड राइट बोथ इन रैम। प्राइमरी मेमोरी है दोनों ही, राइट? दोनों ही किस तरह के हैं? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है। ये भी कैसा है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का क्या अर्थ है? कि वही सिस्टम यूनिट जो है उसमें अवेलेबल है, प्रोसेसर के पास, राइट? कोई एक्सटर्नल नहीं है कि बाहर से आपने लगाया है या आप उसको ले जाएं बाहर कहीं, नहीं। ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स है, आप इसको कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते। कंप्यूटर की जो सिस्टम यूनिट, हम कैबिनेट देखते हैं, हमने मदरबोर्ड की बात करी, तो ये वहीं लगा हुआ है, वहीं है ये, राइट? आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं दोनों, लेकिन दोनों में अंतर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम डेटा रीड और राइट दोनों करवा सकते हैं, राइट? और इसमें डेटा जो है वो टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो डेटा जो है इस रैम से हट जाएगा, चला जाएगा। आप जब नेक्स्ट टाइम ओपन करके देखेंगे तो आपको वो डेटा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन रीड ओनली मेमोरी जो है, इसमें से डेटा केवल रीड हो सकता है, यानी कि प्रोसेसर केवल इसमें से पढ़ सकता है। तो रीड ओनली क्या यूज है इसका? क्या यूज है रीड ओनली मेमोरी का, जब इसमें केवल डेटा पढ़ा जा सकता है? कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए भी कुछ निर्देशों का पालन करना होता होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होती होंगी, कुछ ऐसी डेटा चाहिए होगा कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए भी। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए जो डेटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं वो जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में लिखी रहती हैं,
वो होता है रीड ओनली मेमोरी का पार्ट। प्राइमरी मेमोरी का वह पार्ट जहां पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सारी सामग्री होती है, वो है रीड ओनली मेमोरी। यूजर जो है, उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है रीड ओनली मेमोरी से। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के लिए जो निर्देश लिखे हुए हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं, डेटा या कुछ भी, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के लिए जो चीजें लिखी हुई हैं, जो एक बार लिख दी गई और फिक्स, वो है रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो चीजें लिखी गई हैं, वो सब रीड ओनली मेमोरी में है। उनको कोई भी इरेज नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता, केवल प्रोसेसर उनको पढ़ सकता है, उनको चेंज नहीं करा जा सकता। तो वो रीड ओनली मेमोरी है। कंप्यूटर का वह एरिया जहां पे कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, उनको केवल पढ़ा जाएगा। प्रोसेसर क्या करेगा? केवल उनको पढ़ेगा, और वो परमानेंटली लिखी है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी इसको मिल रही है, अगर वो खत्म हो जाए, आप इसको शट डाउन कर दें, तब भी डेटा जो वहां पर लिखा हुआ है उस स्टोरेज एरिया में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में, वो लिखा रहेगा। राइट? इस तरह की मेमोरी है ये दोनों ही मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी के पार्ट हैं, दोनों ही प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करी, हमने कोई एप्लीकेशन ओपन करी, तो वो जो डेटा हम काम कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हो रही हैं, वो सब रैम में होंगी। राइट? वो लिखी भी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, फिर हट जाएंगी, फिर कुछ और आ जाएगा, इस तरह से जो है वो चलता रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी आप खुद अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं कि आपकी प्राइमरी मेमोरी जो है उसका साइज क्या है। पहले प्राइमरी मेमोरी कुछ मेगाबाइट्स हुआ करती थी, लेकिन आजकल अच्छे कंप्यूटर्स में कुछ गीगाबाइट्स होती है प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी अगर इसकी कैपेसिटी आपकी अच्छी है प्राइमरी मेमोरी की, तो आपका कंप्यूटर जो है वो भी स्पीडली, उसकी जो स्पीड होगी, आपको कुछ जो भी प्रोसेसिंग होके आउटपुट्स आ रहे हैं, वो जो स्पीड आप देखेंगे वो फास्ट मिलेगी। तो प्राइमरी मेमोरी पे प्रोसेसिंग, क्योंकि आपको पता है प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन अगर मेमोरी कम है तो क्या होगा कि कुछ पार्ट, जो चीज़ आप काम कर रहे हैं, कुछ उसका पार्ट मेमोरी में आया, उस पर काम हुआ, फिर वो जाएगा, दूसरा डेटा आएगा, तब जाकर उस पर काम होगा। ये जो फैचिंग और लोडिंग है, इसमें समय बहुत लग जाता है, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो स्लो हमें प्राप्त, समय के बाद प्राप्त होता है। तो अगर मेमोरी ज़्यादा होगी तो ये चीज़ फास्टली, प्रोसेसिंग जो है वो फास्टली होगी। रैम ज़्यादा है तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और इंस्ट्रक्शन उधर आ जाएंगी, तो फैचिंग लोडिंग में जो समय लगता है वो कम होगा। अभी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप कंप्यूटर को जान जाएंगे, हम इन चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, ताकि आप इसको अच्छे से लिंक कर पाएँ। राइट? तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया, और ये भी हमें समझ आ गया कि रीड ओनली मेमोरी का क्या यूज है। कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ लिखी हुई है? रीड ओनली में। राइट? अब जैसे हमने रोम की बात करी, आजकल कई अलग अलग प्रकार की रोम भी आती हैं, जैसे प्रोम। तो जो रोम है उसके भी अब नए नए वर्जन आ रहे हैं, जैसे कि प्रोम। रोम का क्या मीनिंग है? रीड ओनली मेमोरी। प्रोम हम लिख रहे हैं, प्रोम यानी कि पी, तो इसका अर्थ है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम
प्रोग्रामेबल रोम मतलब एक ऐसी रोम जिसको एक बार बना दिया गया, कंप्यूटर के लिए डेटा, इंस्ट्रक्शन सब कुछ उसमें लिख दी गई, लेकिन उसको अगर प्रोग्रामेबल किया जा सके, यानी कि किसी तरह से अगर हम उसको चेंज कर सकें, तो वो कहलाती है प्रोग्रामेबल रोम। यानी एक स्पेशल ऐसा प्रोग्राम होगा जो रोम में चेंजेस कर पाएगा। तो इस तरह का जो रोम है वो प्रोम कहलाता है। इसी तरह से ई प्रोम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ई प्रोम का अर्थ है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रोम। किस तरह की रोम? जिसे इरेज किया जा सके, प्रोग्राम किया जा सके। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे ई प्रोम हमने कहा, ई रोम भी आती है, इरेजेबल रोम, यानी कि एक बार इरेज करके दोबारा से जिसे लिखा जा सके वो कहलाती है इरेजेबल रोम। प्रोग्रामेबल है तो प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, राइट। तो इस तरह से अलग अलग तरह की रोम्स भी अवेलेबल है जो कि आजकल कंप्यूटर में लगाई जाती है, ताकि अगर एक बार कुछ रोम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके कंप्यूटर को की जो फंक्शनैलिटी है उसमें, इसको इरेज करके भी दोबारा से लिखा जा सके या प्रोग्राम करा जा सके। लेकिन एक बार फिर लिख दिया उसके बाद संभव नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की रोम्स भी उपलब्ध हैं, राइट। तो ये दोनों हमारी मिलके बनती है प्राइमरी मेमोरी। अब हमें जानना है सेकेंडरी स्टोरेज को। अब हम बात करते हैं, ये दोनों तो क्या हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी, और अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज जो है, इसमें बेसिकली हम रखते हैं हार्ड डिस्क। अलग अलग प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जिसमें से हम प्रमुख रूप से बात करेंगे हार्ड डिस्क की, क्योंकि जो हार्ड डिस्क है ये हमारे जो कंप्यूटर का जो कैबिनेट है, सिस्टम यूनिट है, वहीं से लगाई जाती है। और हार्ड डिस्क जो है वो आप निकाल भी सकते हैं, राइट। आजकल कई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं जिनको आप कंप्यूटर में जोड़ेंगे, यहीं से उसके लिए आपको पोर्ट मिलेगा, आप उसको जोड़ेंगे, आप उसमें से जो डेटा है उसको कॉपी करेंगे, फिर आप उस हार्ड डिस्क को हटा भी सकते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है ये लगती तो सिस्टम यूनिट के अंदर से ही है, लेकिन इसे हटाया भी जा सकता है। इसीलिए हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज या इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। और ये किस तरह की मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थाई मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी। किस टाइप की मेमोरी है ये? परमानेंट टाइप की मेमोरी है, यानी कि डेटा आपने एक बार लिख दिया तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे डेटा परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज, सीडीज, पेन ड्राइव्स, इनको हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। एक बार आपने कुछ स्टोर कर दिया तो वो हमेशा रहेगा। आप जब इस कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे, उसके बाद कई महीनों या कई सालों बाद भी अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो ये फायदा है इन सेकेंडरी स्टोरेज का। और इनको आपको, जैसे कि मैंने कहा कि एक कंप्यूटर में लगाया, फिर आप उसको हटा के किसी दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। तो यानी कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी आप इनको उपयोग में ले सकते हैं। और इनकी जो क्षमता है वो भी कई
गुना ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी से, राइट। कई गीगाबाइट्स, कई टेराबाइट्स की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो उपलब्ध है मार्केट में। हम उनको काम में ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, राइट। और इसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है, क्योंकि आप इनको कंप्यूटर में लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये किस तरह की हो गई? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। कौन कौन सी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हम और डिटेल में जानेंगे अगली कक्षा में, क्योंकि आज समय पूरा हो गया है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में हमने स्टोरेज के बारे में बात करी, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात की, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।